वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के बारे में, जिसकी परीक्षा कल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में लोक साहित्य और लोक संस्कृति का पेपर कल होने वाला है। जब आप हिंदी सब्जेक्ट लिए होते हैं और आप थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पढ़ना होता है 2 पेपर। ठीक है, पहले पेपर में आप लोगों ने भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में जाना, मैंने उसका मॉडल पेपर दिया होगा। तो उसका पेपर आपका एक प्रकार से जो 21 तारीख को पेपर था शायद, वो एक प्रकार से शायद क्या लगभग वो 23 को होगा, यानी कि वो संडे को आपका पेपर होगा। लेकिन जो पेपर आपका 22 को है वो होगा। ठीक है, चूँकि 21 को क्या था, यानी कि आज की अगर बात की तो आज क्या है, आज इंटरनेशनल योगा डे है, यानी कि आज योग दिवस है। तो इस दौरान आज छुट्टी थी और यूनिवर्सिटी कैंपस में योगा डे सेलिब्रेशन बड़े धमाकेदार होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, इसीलिए छुट्टी कर दी गई। न्यू मॉडल पेपर है ये 2024-25 की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का पेपर 2 लोक साहित्य और लोक संस्कृति। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। आप लोगों ने इससे पहले जो मैंने इसका लोक साहित्य और लोक संस्कृति का मॉडल पेपर दिया, उसमें मैंने छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको संपूर्ण सिलेबस बताने का प्रयास किया, यानी कि उसमें हमने अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्नों को बताया था। तो इसमें हम लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए, लोक साहित्य और लोक संस्कृति किसे कहते हैं, लोक गाथा क्या है, लोक गीत क्या है, ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो इसीलिए मैंने लोक गीत किसे कहते हैं, लोक गाथा क्या है, लोक साहित्य क्या है, इसकी परिभाषा नहीं रखी वीडियो में जानबूझ करके, चूंकि आप लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप इससे पहले हमने नहीं बताए हैं या एक प्रकार से परीक्षा में आपके आने वाले हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर मैंने रखने का प्रयास किया है। चले, पहला क्वेश्चन से प्रहेलिका साहित्य के मुख्य सूत्र बताए। हालांकि कल मैंने प्रहेलिका साहित्य के बारे में आपको थोड़ा बताया था कि भाई प्रहेलिका साहित्य क्या होती है। तो पहली बात ये कि पहली इसकी विशेषता या सूत्र इसका यह है कि वेदों में प्रहेलिका के लिए ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद वगैरह से ही प्रहेलिका शब्द के बारे में जानकारी मिलती आई है और शुरुआत से हम लोग जानते रहे प्रहेलिका के बारे में। ठीक है, तो प्रहेलिका की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये वेदों में ही एक प्रकार से वहीं से चली आ रही है, लेकिन उसमें वेदों में ब्रह्मोदय नाम से इसको संबोधित किया गया है। दूसरी बात, महाभारत में सर्प युधिष्ठिर और यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पहेली का आदिम रूप मान सकते हैं, यानी पहेली वगैरह बुझाने का जो किस्सा है यह महाभारत में खास करके आप जब युधिष्ठिर और सर्प के बीच में, यानी युधिष्ठिर और सर्प के बीच में भी वार्तालाप होती है और यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में, तो आप लोग जानते होंगे जब पानी पीने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है और उस समय पांचाली भी उनके साथ होती हैं। हालांकि जब प्यासे रहते हैं लोग और जाते हैं जंगल में, तो उसमें पहले जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब जाते हैं और सब एक प्रकार से उस यक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं देते और पानी पहले पीने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और उस यक्ष का जवाब देना उचित नहीं समझते, तो यक्ष ने एक प्रकार से सभी लोगों को क्या दे देता, श्राप, और ये सभी लोग जो है बेहोशी मुद्रा में या लगभग मृत्यु अर्ध मृत्यु मुद्रा में पहुंच चुके थे। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने उससे संवाद किया, उसने कई सारी पहेलियां पूछी, कई सारे प्रश्न पूछे, उन सभी का एक प्रकार से उत्तर दिया और उसके बाद में फिर जा करके उस यक्ष ने, ठीक है, युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित किया। युधिष्ठिर के चारों भाई मतलब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तीसरी बात, संस्कृत साहित्य में प्रहेलिकाओं के सुभाषित रत्न भंडारम में संग्रहित किए गए हैं। संस्कृत साहित्य में एक रचना है सुभाषित रत्न भंडारम, इसमें एक प्रकार से जो पहेलिकाएं हैं उनको संग्रहित किया, जो पहेलियां हैं उनको उसमें संग्रहित किया गया है। ठीक है, ऐसी रचनाएं जो कि ना तो शिष्ट साहित्य में शामिल हैं और ना ही लोक साहित्य में शामिल हैं, यानी कि एक प्रकार से फुटकल चीज़ें जो कि एक प्रकार से ऐसे पूछी जाती रहती हैं, ठीक है, समाज में या लोक में, तो वो एक प्रकार से पहेलिकाएं होती हैं। चौथी बात, हिंदी साहित्य में सिद्ध तंत्रिकाओं या सिद्धों और तांत्रिकों के द्वारा, सिद्ध मतलब कि जो सिद्ध एक प्रकार से हुए हैं, बहुत सारे सिद्ध योगी हुए हैं हिंदी साहित्य में, नाथ हुए हैं, नाथ योगी, सिद्ध यानी जैन मुनि, जैन आचार्य वगैरह, नाथ में नवनाथों में जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ऐसे तमाम नाथ हुए हैं। तो हिंदी साहित्य में सिद्धों और तांत्रिकों और नाथ योगियों की संध्या भाषा और कबीर की उलटबासियाँ जो हैं इनके प्रतिरूप देखी जा सकती हैं। कबीर ने भी कई प्रकार की उलटबासियों का प्रयोग किया है। उलटबासियाँ मतलब कि कई प्रकार की पहेलियों की बात कबीर करते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से जो कबीर की उलटबासियाँ हैं वो भी एक प्रकार से पहेलिकाओं से संबंधित मान सकते हैं। और नाथ जो योगी रहे हैं, जो नवनाथ रहे हैं, जो सिद्ध रहे हैं, इन सभी की भी एक प्रकार से इन सभी लोगों ने पहेलिकाओं को कहीं ना कहीं पे जो है इनका प्रयोग किया है जाने अनजाने में।
इसके अलावा पांचवा सूत्र है पहेलिकाओं का कि अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं लोक प्रचलित पहेलियों के स्वभाव, भाषा और गुण के अधिक निकट हैं। अमीर खुसरो की अगर बात किया है, हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो का बड़ा नाम है, क्योंकि अमीर खुसरो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ी बोली साहित्य में बड़ा योगदान दिया और खड़ी बोली में ही एक प्रकार से रचनाएं लिखी हैं। और खड़ी बोली ही नहीं बल्कि और भाषाएं इनको पता थीं, जो है और भी तमाम प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। विद्वान आदमी थे अमीर खुसरो, तो उन्होंने कई सारी पहेलियाँ, अभी तमाम उनकी पहेलियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो कहावतें और पहेलियाँ उनकी हैं, खास करके पहेलियाँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या हो रहा है भाई? चले, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका रहा है। दूसरा प्रश्न आ चुका है भाई, देखें फटाफट से। कहावत और लोकोक्तियों में सामान्य अंतर बताएं। कहावत और लोकोक्ति क्या होती है, इन दोनों में अंतर। परीक्षा में प्रश्न 100% आने वाला है, इसको एकदम से रट लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहली बात, कहावत जो होती, कहावत वो किसी व्यक्ति के द्वारा कही जाती। किसके द्वारा? कहावत किसी व्यक्ति के द्वारा कही जाती है। और लोक उक्ति, उक्ति माने कथन और लोक माने सभी लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा, पूरे जन समुदाय के द्वारा। यानी कि कहावत किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही जाती है। एक व्यक्ति हो गया, कई व्यक्ति हो गया, हालांकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही जा सकती है। जबकि लोक उक्ति जो होती है वो कई लोगों के विचारों उपरांत किसी विद्वान विशेष के द्वारा कही जाती है और कई लोगों की उस पर मोहर लगी होती है कि भाई हाँ ये बात सही है, ये लोक उक्ति है। यानी लोक उक्तियाँ जो होती हैं वो हमेशा एक प्रकार से विद्वान लोग या जो बड़े बड़े विचारक होते हैं उनके द्वारा जो कही गई बातें होती हैं, वो लोक उक्ति वो होती है जो कि समाज मान्यता है। कहावतें जो होती हैं ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही जाती हैं और वो लोक में प्रचलित हो गई, कहावत हो गई। यह बात और है कि विद्वान विशेष की पहचान जन प्रचलन के कारण से लुप्त हो जाती है कि किसने एक प्रकार से ये उक्ति कही है। लोकोक्ति का जो एक प्रकार से कहने वाला व्यक्ति होता है उसको पता, मतलब कि पता नहीं चलता कि भाई किस व्यक्ति ने कौन सी कहावत या कौन सी लोकोक्ति कही है। ठीक है, तो ये चीज़ें। दूसरी बात, लोकोक्ति सीधे साधे सरल शब्दों के साथ विलक्षणता का भाव भी रखती है। यानी इसमें सीधे साधे सरल शब्द तो होते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ कुछ अभिधा में तो होती हैं लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग, यानी विलक्षणता भी दिखाई पड़ती है। जबकि कहावतें मुख्यतः विलक्षणता लिए हुई होती हैं, इसमें सीधे साधे सरल शब्दों का प्रयोग कहावतों में नहीं होता, इसमें थोड़ा घुमा फिरा करके शब्द कहे जाते हैं कहावत में। तीसरा अंतर यह है कि कहावत जो होता है इसका आधार कोई दृष्टांत हो सकता है, कोई घटना या परिस्थिति होती है। जबकि जो लोक उक्ति होती है इसमें नीति अधिक प्रभावी होता है। नीति मतलब कि कोई जानकारी दी समाज को दी जाती है, इसमें लोक उक्ति में कोई एक प्रकार समाज को संदेश देना हो तो ये चीज़ें, तो ये लोक उक्ति और इसमें अंतर आप लोगों ने देखा कहावत में। तीसरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, संस्कार विषयक लोकगीत कौन कौन से हैं। संस्कार, चूँकि 16 संस्कार हिंदुओं में बेसिकली होते हैं। 16 संस्कार में जन्म लेने से पहले बच्चे के पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ऐसे कई संस्कार जन्म से पहले होते हैं। और जन्म के बाद भी आप देखते हैं जो है जन्म से लेकर के आप देखते हैं अन्नप्राशन संस्कार हो गया, चूड़ाकर्म संस्कार हो गया, मुंडन जिसको चौल मुंडन कहते हैं, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, ऐसे समावर्तन संस्कार। ठीक है, और बाद में अंत्येष्टि संस्कार आप सभी लोग जानते हो। अंत्येष्टि मतलब कि जो व्यक्ति जब मर जाता है तो तेरहवीं वगैरह जो होती है वो अंत्येष्टि के अंतर्गत आती है। तो अंत्येष्टि में गीत नहीं गाया जाता है, बाकी सारे संस्कारों में आप देखेंगे गीत गाए जाते हैं। ठीक है, लोक में। तो संस्कार विषयक लोकगीतों में अगर बात किया तो कई सारे लोकगीत है। पहला है, पुत्र जन्म जब होता है तो लोग सोहर गाते हैं। क्या गाते हैं? सोहर। पुत्र जन्म पर सोहर गाया जाता है, पुत्री जन्म पर नहीं गाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आजकल ट्रेंड में है कि भाई जब एक प्रकार से लड़की भी होती है तो कुछ लोगों के घर में सोहर वगैरह होता है ढोल मजीरा के साथ, लेकिन प्रायः पुरुष यानी कि जब बच्चा लड़का होता है तब सोहर गाया जाता है। दूसरी बात, चारूबा गीत एक होता है। तीसरा, चौक के गीत। चौथा होता है साध के गीत। पाँचवा है करौंधनी, कंदारा या बांधने के गीत। करौंधनी या कंदारा बांधने का गीत मतलब जब बच्चे के कमर में एक प्रकार से काला जो धागा होता है, करधनी जिसको कहते हैं, उसको बांधा जाता है। ठीक है, तब उस समय के गीत। छठा, जब मुंडन होता है उस दौरान का गीत। इसके अलावा जनेऊ जब होता है, यज्ञोपवीत, तब भी गीत गाया जाता है। ठीक है, यज्ञोपवीत मतलब जैसे जो जनेऊ पहनते हैं। ठीक है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है ये पवित्रता का एक प्रकार से सूचक है बेसिकली। अपवित्र पवित्रो व सर्व अवस्थाम गतो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाही अभ्यंतरा सूची। हालांकि पवित्रीकरण का ये मंत्र मैंने बोला है। ठीक है,
तो जनेऊ जो होता है बेसिकली पवित्र करता है, और जनेऊ पहनने के बाद में ही आप वेद वगैरह पढ़ने के अधिकारी होते हैं, यानी वेदारंभ संस्कार बिना जनेऊ के नहीं होता। तो जनेऊ गीत भी होता है। 8वां, मामा के यहाँ पहली बार जाने अगर कोई बच्चा जाता तो उस समय गीत भी गाया जाता था। तो ये भी एक प्रकार से सारे गीत के प्रचलन हैं जो कि समाज में, लोक में आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगला गीत जो है 9वां गीत, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, लिख देंगे। पहली बार बारात जाने के गीत, यानी जब पहली बार बच्चा बारात जाता है किसी की, तो उस दौरान गीत। इसके अलावा टीका गीत गाया जाता है। 11वां विवाह गीत। 12 नंबर द्विरागमन गीत, ठीक है। इसके अलावा 13वां द्विरागमन मतलब कि दोबारा से जब एक प्रकार से आगमन होता है किसी कन्या का घर में, उस दौरान। तिरागमन मतलब कि जब गौना होता है उस दौरान, ठीक है। जैसे गवन थवन तमाम होता नहीं, उस तब सभी का गीत अलग अलग होता है, महिलाएं जानती हैं सब कुछ। समाधियों के आने के गीत, ठीक है। जो है समाधि बोल रहा हूँ, समधि जो होते हैं, समधि समझ रहे हैं, समधि जैसे समधि घर पे आते हैं, जैसे लड़का और लड़की के पिताजी जो होते हैं उन्हीं को समधि कहते हैं आपस में, ठीक है। तो उनके जब आने के गीत होते हैं तो महिलाएं गाती हैं, खाना वाना जब खाते हैं समधी लोग तो। इसके अलावा गौदान की गीत हैं, देवस्थान पर जाने के गीत हैं, पुराण बैठाने के, कुआं खुदवाने के, कूप खनन के, गृह मतलब कि गृह आरण्य के गीत। गृह आरण्य का मतलब क्या होता है, घर वगैरह बनवाने के या घर में बगीचे वगैरह लगाने के, इन सभी के गीत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीर्थ और गमन आगमन के गीत, यानी कहीं पर जाने आने का गीत, तीर्थ वगैरह में उस दौरान का गीत। इसके अलावा अन्नप्राशन का गीत। अन्नप्राशन जब पहली बार बच्चा एक प्रकार से ठोस आहार भोजन ग्रहण करता है, जब पहली बार बच्चा, उस दौरान भी गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। तो आजकल तो ये सारे गीत लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, सोशल मीडिया का ज़माना और भोजपुरी गीत ज़्यादा बजते हैं, लेकिन फिर भी ये सब गीत अभी भी महिलाएं बहुत सारे इलाकों में गाती हैं। पलने के गीत। इसके अलावा अवर्णी गर्भवती स्त्री विषय गीत, ठीक है। माता कढ़ने के गीत, ठीक है, गीत भेद। इसके अलावा ज्यवनार खाना वाला जो गीत होता है वो। इसके अलावा पछल बधाविन मतलब कि पछल बांधना भी खोल, ये भी गीत का एक प्रकार है। तो ये सब तमाम प्रकार के गीत हैं, ठीक है। इसके अलावा भरनी या ठाक के गीत, जिसको सांप काटने पर महिलाएं खास करके गाते हैं लोग, सांप काटने पर जो गीत गाया जाता है। मेले का गीत एक होता है। जन्म गांठ के गीत, यानी जन्म वर्ष पर जब गीत गाया था, जब जन्मदिन पड़ता है उस दौरान। इसके अलावा छात्री स्थापना का गीत। तो तमाम प्रकार के गीत हैं जो संस्कार संबंधी हैं, ये सारे गीत गाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लीज़ वेट अ मोमेंट। चले, वो थोड़ा दिक्कत आ गई थी लाइट वगैरह में। चले, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है माहवारी गीत, यानी कि जो एक प्रकार से जो महीने के समय में गाए जाते हैं, खास करके 12 मासा हो गया, रामनवमी हो गई। और दूसरे होते सामाजिक और ऐतिहासिक गीत। कुछ सामाजिक उत्सवों के दौरान ऐतिहासिक गीत ऐसे होते हैं जो कि इतिहास की घटनाओं को याद करने के दौरान, और कुछ और गीत होते। तो ये गीतों के एक प्रकार से कई गीत हैं। तो माहवारी गीत के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि माहवारी गीत क्या होते हैं। माहवारी गीत मतलब कि एक प्रकार से जो मौसम से संबंधित होते हैं, अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय में, अलग अलग महीने में गाए जाते हैं। जैसे 12 मासा। 12 मासा एक माहवारी गीत है, और 12 महीने साल के जो होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से गीत गाती हैं महिलाएं, खास करके वो गृहिणी जो होती हैं, जिनके पति परदेश में हैं या कहीं चले गए हैं, किसी दूसरे स्त्री के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनके लिए प्रायः 12 मासा गाया जाता है। दूसरा होता है मतलब कि नौरता या नवरात्र अश्विन का गीत होता है नवरात्र के समय में। तीसरा रामनवमी का गीत। चौथा आखा तीज का गीत, ठीक है। इसके अलावा दशहरा जेठ अश्विन का गीत। इसके अलावा देवसैनी गीत, जठ जो है देव उठान गीत जिसको कहते हैं। इसके अलावा सावन में हिंडोला गाया जाता है। सांझी गीत जिसको झेंझी हंडी के गीत कहते हैं। इसके अलावा मोरछठ गीत, झांझी जो है बछवा छठ। इसके अलावा नवदुर्गा गीत, ठीक है, गणगौर गीत। तो ये सब गीत एक प्रकार से हैं जो कि गाए जाते हैं बेसिकली। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कार्तिक और माघ स्नान के गीत, टोली गीत, अहोरी यानी ओठे कार्तिक के गीत। तो ये सब अलग अलग तिथियों, अलग अलग महीने के जो हिंदी के महीने होते हैं उनको ध्यान में रख करके कई सारे गीत जो है गाए जाते हैं। कजरी तीज का गीत गाया जाता है, भुजरिया गीत गाया जाता है। तो ये सब गीत तमाम प्रकार के हैं जो कि गाए जाते हैं। सामाजिक ऐतिहासिक गीत कुछ हैं, उनके बारे में जान लें कौन कौन से सामाजिक ऐतिहासिक गीत होते हैं। सामाजिक ऐतिहासिक के गीत की बात करें तो जैसे चंद्रावल गीत हो गया, ये सामाजिक ऐतिहासिक है। बेलावता गीत हो गया। इसके अलावा ढोला मारू रदूहा हो गया। हरदौल गीत हो गया। बाबू के गीत हो गया। इसके अलावा कारसदेव गीत हो गया। कुंवर का गीत हो गया। नगरा है, पंडित मेहतर है, अलरा है, कन्हैया है, ठीक है, हीरा मन, मन्ना देव,
जाहर पीर, हीलों के, गुजरों के, इन सभी के गीत। तो ये सब गीत एक प्रकार से ऐतिहासिक और सामाजिक गीत हैं। इसके अलावा सलग सदावृक्ष गीत हो गया, ठीक है, गोरा बादल के कथानक हो गया, गोरा बादल की कथा हो गई, घासीराम पटेल का गीत, राजा केवट का गीत, तेजा जी का गीत, भैरू जी का गीत, ठीक है। इसके अलावा बुलाकी दास का गीत, पापू जी का गीत, ओरबा जी का गीत, इसके अलावा गोरा जी का गीत। तो ये सब गीत जो हैं ये ऐतिहासिक और सामाजिक गीत हैं, जो कि एक प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में गाए जाते हैं जो कि या तो ऐतिहासिक पुरुष हैं या इतिहास में कुछ अच्छा किया है या फिर समाज में उनका बड़ा नाम है, उनके संबंध में। इसके अलावा कुछ और प्रकार के गीत होते हैं जो कि लोकगीतों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कुछ खेती की कहावतें होती हैं, खेती के दौरान लोग कहते हैं, गाते हैं। ऊख की फसल बोने के बाद में भी कुछ लोग गीत गाते हैं। जांत व चक्की के गीत, जिसको जांत सार कहते हैं, महिलाएं गाती हैं, पहले गाती थी, अब तो ख़त्म हो गया खैर। बारी फूलने का गीत, कभी कभी क्या होता है जब बसवारी या बारी जो होती है, बगीचे में जब एक प्रकार से आम वगैरह का बौर लग जाता है और चीज़ें हो जाती हैं जिसमें फल फूल लगने लगता है, तो गाया जाता है। लावनी गीत, ख्याल गीत, दोहे, साखी, सवैया, कबित, ये सब एक प्रकार से गीत हैं। इसके अलावा सिंधु, भजन, सोरठा, छंदस, रसिया, घौल, ये तमाम प्रकार के गीत हैं जो कि गाए जाते हैं प्रायः समाज में, लोक में, ठीक है, प्रचलित हैं। आगे देखते हैं लोकगीतों की वैशिष्टता पर टिप्पणी करें। लोकगीतों की का वैशिष्ट क्या है बताएं, यानी विशेषताएं। बेसिकली लोकगीतों की विशेषताओं को समेटना दुष्कर है, मतलब कठिन काम है। जीवन के अनुभवों का यह रागात्मक अभिव्यंजन है। लोकगीत रस के निर्झर हैं। लोकगीत स्वतः स्फूर्त भाव उच्छ्वासों का सहज और सरल, आकृतिम और संगीतपूर्ण उद्गार हैं। मतलब इसको बनावटी कोई नहीं होता, ये स्वतः ही निकलते हैं और वो एक प्रकार से लोकमानस का रागद्वेग, मतलब कि रसोद्वेग होता है। यह मनोजन्मा होता है, खुद ही उत्पन्न होता है। इसका रचना स्थल और रचनाकार तीनों ही अज्ञात होता है। किसने लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, किस मुद्दे पर लिखा, सब मुद्दा तो पता चल जाता है, लेकिन किसने लिखा है, कहाँ पर लिखा है, और एक प्रकार से इसकी रचना एक प्रकार से कौन है और किसके संबंध में है, ये आप जान पाएंगे, लेकिन कहाँ लिखी गई है ये नहीं पता पाएंगे। इसका कोई प्रमाणिक मूल पाठ नहीं होता है। स्थानीय संस्कृति का रंग ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। प्रत्येक अंचल माने होता है गांव वगैरह का एरिया, अंचल कहा जाता है। तो प्रत्येक अंचल की जो आत्मा होती है इन लोकगीतों में की दुनिया में विश्राम लेती है, इसलिए इनमें अपूर्व आनंददायक संप्रेषणीयता होती है। मौखिक होते हुए भी लोकगीत अक्षय होते हैं, ठीक है, मतलब ये कभी नाश नहीं होते हैं, इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता रहता है। भाषा की सहज स्वाभाविकता व स्पष्टता इन गीतों का प्राण है। यह रस, छंद और अलंकार के बंधनों से बंधा नहीं होता, बल्कि रस सरिता में मुक्त कल्लोल करने वाली मीन है। मतलब ऐसी मछली है जो कि एक प्रकार से रस रूपी नदी में एक प्रकार से छलांग लगाती है, रस रूपी नदी में तैरती है और हिलोले लेती है, ठीक है। गेयता यानी गाने के हिसाब से देखें और संगीतात्मकता की दृष्टि से देखें तो रसमयी संप्रेषणीयता की मूल शक्ति है इसमें, यानी कि कम्युनिकेशन जो एक प्रकार से रस जिसमें प्रवाह होता है वो ऐसा कम्युनिकेशन करने में सक्षम है। इसके अलावा लोकगीत अजात शत्रु है और कालचक्र भी इसके समकक्ष नतमस्तक है। मतलब ये एक प्रकार से कभी भंग नहीं होने वाली है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। समान मानव हृदय का अकाट्य प्रमाण प्रदान करने वाले लोकगीत भाषा व स्वरूप में भले ही भिन्न लगते हैं, लेकिन इनकी विषय अनुभूति मतलब कि सर्वाजीन है, मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए वही होती है जो पर्टिकुलर समाज के लिए होती है। और यह भारत की सांस्कृतिक एकता के रचनात्मक प्रमाण हैं जो लोकमानस के द्वारा रचित हुए हैं। मतलब कि ये इसके रचनाकार कोई बहुत विद्वान या बहुत बड़े कोई रचनाकार नहीं होते हैं, हम ही आप में से कोई व्यक्ति इसको लिख सकता है और वो पता नहीं चलता कि किसने लिखा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। मुहावरे पर टिप्पणी करें। मुहावरा, देखिए मुहावरे की अगर बात करें तो अरबी भाषा के हौर शब्द से उत्पन्न हुआ है मुहावरा। परस्पर वार्तालाप के अर्थ में प्रयुक्त होता है मुहावरे शब्द का अर्थ। अंग्रेजी में इसे जो है इडियम बोलते हैं, इडियम, और लोकोक्ति को फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वागधारा शब्द भी मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी में समानार्थी शब्द इसके लिए रूढ़ी का प्रयोग भी मुहावरे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मुहावरे के को लेकर कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अवध के प्रांत में कुछ लोकगीत हैं जो कि बेसिकली ननंद और भौजाई से रिलेटेड होते हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। अवध लोकगीतों में ननंद भावज है, भावज माने भौजी, उनके संबंधों को किस प्रकार दर्शाया गया है स्पष्ट करें। तो नंद और भौजी इनका दोनों का एकदम से 36 का आंकड़ा होता है, मतलब कि झगड़ा लड़ाई हमेशा होती रहती है, ठीक है।
ननंद तथा भावज का संबंध अवधी समाज में सुखद नहीं मिलता है। यह भी सास बहू के संबंध जैसा कटु चित्रित होता है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि जो दूल्हा होता है, शादी हुई किसी लड़की की, तो उसके बाद में जो दूल्हा होता है उसकी जो बहन होती है वो ननंद होती है, ठीक है। तो नंद और भौजी का रिश्ता थोड़ा सा, चूँकि नंद जो होती है उस पर हुकूमत चलाने की कोशिश करती है, ठीक है। और जो है, और वो सोचती है कि भाई मैं भी तो किसी की लड़की हूँ। इस तरीके से दोनों में वो थोड़ा सा वो होता है कि हमारा चलेगा, वो सोचेंगे हमारा चलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, झगड़ा लड़ाई होता रहता है, एक दूसरे से देख करके जलन रहती है। ननंद भावज पर अधिकार जमाना चाहती है तथा यह इच्छा करती है कि वह सदैव उसकी सेवा करती रहे। पुत्र जन्म के अवसर पर ननंद नेग मांगती है और वांछित वस्तु के ना मिलने पर रार उठाती है। रार क्या मतलब, गाती है कि जच्चा तेरी ननंद आवेगी, सातिये धराई नेग मांगेगी, तुम उनका नेग दिला ले देना, ना ही तुमसे रार मचाएगी। ये एक प्रकार से इस तरीके से अवधि में तमाम प्रकार की जो है चीज़ें मिलती हैं, जो कि एक प्रकार से रार मतलब नेग टाइप का एक प्रकार से होता है। नेग की रार मतलब कि झगड़ा, या एक प्रकार से तहलका मचाएगी कि भाई हमको चाहिए, नेग चाहिए, ये वो वही सब चीज़ें। भाई किसी कारण के बस में क्या करता है, जो भाई होता है वो किसी कारण बस बहन के घर नहीं जा पाता, तो बहन उपालंब देने लगती है कि जब से भौजी आई हैं तब से जो है आप जो है हमको भूल गए हैं। इस तरीके की चीज़ें वो कहने लगती हैं, ठीक है, कि भौजी के आ जाने से आप हमको भूल गए हैं, आप घर वालों को भूल गए हैं। जब से भौजी आई हैं आप हमारे घर पर नहीं आते हैं, या भौजी ने मना कर दिया होगा, ठीक है, कि तुम हमारे घर पर नहीं आ रहे हो। धीरे धीरे समय बीतता है, प्राकांतर से बेचारी बहू को कष्ट दिया जाता है, ठीक है। ननंद सदैव आलोचना का अवसर ढूंढा करती कि किस तरीके से अपनी भौजी की भैया से बुराई करी जाए और भैया से डांट खवाई जाए। भौजी ने या भावज ने यदि कभी भूले भटके उत्तर दे दिया तो मानो उस पर आपदाओं का पर्वत ही ढह पड़ा हो, मतलब कि वो जबान नहीं घुमा सकती घर के सामने। ननंद की गालियाँ भावज तक सीमित नहीं रहती हैं, वह तो उसके मायके के सदस्यों को भी हाथ फैला करके कोसती रहती हैं, ठीक है, लड़ती रहती हैं कि अरे तुम्हारे घर पर ऐसे होत रहा है, हमारा यहाँ इसमें करती, वैसे तमाम प्रकार के ट्विन बोली जगह कहा जाता है गाँव में कि टून बोलत हो। ट्विन बोले का मतलब यह होगा कि भाई कुफार बोली जिसको कहते हैं, कि भाई जिसको सुनने पे एक प्रकार से या तो भाई कहते हैं गोली और बोली, तो गोली तो से बचा जा सकता है लेकिन बोली से आप नहीं बच पाएंगे। तो वही बोली कहीं ना कहीं पे ये ननंद वगैरह मारती हैं। तो ये इस पर एक प्रकार से अवधि में अच्छा जो भावज होती वो भी कुछ कम नहीं होती किसी से, वो भी ऐसा कुछ करती थोड़ा बहुत, लेकिन जो ननंद होती वो अपनी एक प्रकार से काबू में रखना चाहती हैं और इस तरीके से ये सारा झगड़ा जो होता है शुरू होता है। उसे इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है तब वह शांत हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप देखें, जैसे यहाँ पर है कि आंगन में फिरहि जच्चा रानी, हाथ में गोबर लिहै, सासू कवन महल मोहि दे हैं, तवन घर लीपन हो। मतलब गोबर से घर लीपने की प्रथा भी गांव वगैरह में आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। भैया तो बोल न पावें कि ननंद उठी बोले, मतलब भैया तो बोली है ना, नंदे बोले। अम्मा यही हर जोतवा की बिटिया, हर जोतवा मतलब कि जैसे जो भौजी का उसके जो ननंद की भौजी है यानी कि उस पत्नी है, बहू है, उसके पिताजी के लिए हर जोतवा शब्द का प्रयोग किया गया। दिहो घर भुसौला, दूर ते आए सिर साहब, तड़प तड़प बोले, बहिनी बड़े रे साहब की बिटिया, देहू घर ओवर, मतलब कि बताएं कि बहुत बड़े घर के हुए और इस तरीके से हर जोतक बिटिया आए गए। होत भोर फाटत होरिल जन्म भये, बाजे लागी आनंद बधैया, उठन लागे सोहर हो। इस तरीके से ये गाया जाता है, ठीक है। बाहर बाजे बधैया, भीतर उठे सोहर हो, लठ खोले झगड़े न नदिया, कंगन भौजी लेबई, और केतनो नंदी तू नाचो जियारा, नहीं हुलसै ननदी समझते आपन बोल, देहो घर भुसौला। इस तरीके से एक प्रकार से ये गीत वगैरह ननद और भौजाई को लेकर के गाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इन गीतों को लिखें, लेकिन जो भी एक आध दो लाइन अगर आपके ध्यान में है तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखते हैं तो अगर आप पूरा झगड़ा भी समझा देंगे, और जाहिर सी बात है आप लोग झगड़ा सुनने में तो बड़े माहिर होंगे, ठीक है, तो जानते होंगे सभी लोग, तो लिख तो ज़रूर देंगे। मेरे हिसाब से आप लोग बड़े विद्वान होंगे इस मामले में और जानते होंगे कि झगड़ा कैसे होता है और किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि आप लोग अवध प्रांत से हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। अवध लोक गीतों में सौत से संबंधित किस प्रकार के गीतों को, सौत माने का होता है, जैसे कि मान लें एक पति है और उसकी 2-3 पत्नियां हैं या 2 पत्नी हैं, ठीक है। 2 पत्नी जब होती हैं
तो दो पत्नियां परस्पर सौत कही जाती हैं एक दूसरे की। सौत शब्द जो है सपत्नी का अपभ्रंश रूप है। पुरुष की दो या दो से अधिक स्त्रियां आपस में सौत कही जाती हैं। सौत सदैव परस्पर ईर्ष्या और वैमनस्यता की भावना से पूर्ण होती है, मतलब भरी होती है, एक दूसरे के बीच में कलह होता है। इससे घर में निरंतर कलह का वातावरण व्याप्त रहता है। यानी कि दो पत्नियां होंगी तो उसमें झगड़ा लड़ाई तो होगी, एकदम फिट है। अवधी लोकगीतों में सौत का अत्यंत कारुणिक वर्णन किया गया है। एक लोकगीत में पत्नी अपने पति से अत्यंत दैत्य मतलब कि दैन्य प्रदर्शित करते हुए कहती है, प्रार्थना करती है। दैन्य मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने पति से कहती है कि सौत के साथ विदेश गमन ना करें। मतलब सौत के साथ जो नई नई जब शादी होती तो लोग एक प्रकार से पुरानी वाली को भूल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई विदेश आप ना जाओ। वह कहेगा कि भूख लगी हो तो वह पूड़ी कचौड़ी तथा अन्य स्वादिष्ट व्यंजन मंगा करके उसे खिला देगी। वह तो यहाँ तक प्रस्तुत है कि पति के साथ सौत की भी हर प्रकार सेवा करेगी, जो पुरानी वाली बीवी होती है। वो कहती है कि भाई मैं तेरा भी सेवा कर दूंगी और जो जिसको तुमने लाया उसकी भी सेवा कर दूंगी, लेकिन क्या करो जो है मुझे एक प्रकार से मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन जो पति होता है, चूँकि वो एक प्रकार से जब नए नए कोई चीज़ आती है, नए व्यक्तियों से मिलता है, तो उसमें पुराने को भूल जाता है। तो उसमें एक ये प्रसंग आया कि पिया विदेशिया न जाब सवतिया संग। पिया मतलब कि पति से पुरानी बीवी जो है कहती है कि हे पति, हे पिए प्रिय, विदेशिया न जाब सवतिया संग, की सौत के संग में विदेश तो नहीं जाऊंगी। जो तू कहिए भूख लगी है, कि अगर तुम कहोगे कि भूख लगी है तो पूरी कचौरी जलेबी मंगाए दिए, मतलब पूरी कचौरी और जलेबी तुम्हें मंगा खवाए दिए, लेकिन हम सौत के साथे जो है विदेश ना जाबे। जो तू कहियो सवतिया केर सेवा करो, यानी अगर तू कहाबो कि हम सवत के सेवा करी तो रातों दिन तुम्हारे संग उही की सेवा करब, मतलब कि रातों दिन तुम्हारे साथ साथ हम ओहुक सेवा करे राजी हन। लेकिन रिक्वेस्ट यह है कि आप जो है हमें छोड़ के और सऊद के साथ जो है विदेश ना जाओ, ना हमें ले चलो विदेश, यहीं रहो। इस तरीके से वो कहती है। इसके अतिरिक्त सऊद को सुंदर वस्त्र और आभूषण करने को प्राप्त होते हैं, परंतु उस बेचारी के पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं। मतलब कि नई साड़ी जो पति लाएगा, नई वाली स्त्री जो आई है पत्नी उसको देगा, पुराने वाले को नहीं देगा। आभूषण क्या जो है सुंदर साड़ी भी उसको नहीं मिलती। तो उसको लेकर के यहाँ पर एक जो है आया लाइन कि सवतिया तो सुंदर सुंदर कपड़ा गहना पहने रे। मतलब जो हमारी सौत है, नई जो पत्नी आई है, वो तो सुंदर सुंदर कपड़ा पहनत थी, गहना बढ़िया बढ़िया पहनत थी, लेकिन हमरे तो एक फाटी दुहतरिया, धोतिया ले। धोतिया मतलब दुहतिया एक ऐसा शब्द है जो कि धोती शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। ये धोती शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। धोती शब्द का मतलब होता है, एक होती धोती और एक होती साड़ी। ठीक है, साड़ी और धोती एक जैसी नहीं होती। साड़ी जो होती थोड़ी महंगी होती है और धोती सूती होती है, और थोड़ा जो वृद्ध महिलाएं होती हैं अवध प्रांत की, वो धोती पहनती हैं। ठीक है, और जो साड़ी पहनती नई नवेली जो मेहरारू होती हैं या औरतें होती हैं वो पहनती हैं। ठीक है, यदि वह उत्तर देती है तो पति से घर आते ही शिकायत की जाती है कि एक प्रकार से, जिससे उस पर मार भी पड़ती है। बेचारी रोते हुए अपने भाग को कोसती है जो पुरानी बीवी होती है, क्योंकि सौत आती है तो बड़ा कष्ट होता है जो पुरानी बीवी होती है उसको, और उसके बच्चे को भी दिक्कत होती है। कहती है कि काहे नेहिया लगावे कुबरी सवतिया मोरे पिया संगरे है। मतलब जब कभी कभी मान लेते हैं कि वो सवत से अपने थोड़ा बहुत जवान लड़ा देती है या बोल देती है मुंह उठा करके, या एक प्रकार से थोड़ा बहुत जवाब दे देती किसी मुद्दे पर, तो उसके जैसे मतलब काहे नेहिया लगावे। नेहिया मतलब काहे प्रेम करते, कुबरी सवतिया मतलब कुबरी शब्द उसको थोड़ा सा उसके लिए बोला गया ताकि जो है उसको जैसे थोड़ा सा उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से। तो कुबरी सवतिया मोरे पिया संगरे दिना मान पनिया भरावे खांची भर बसना मजावे। मतलब दिन भर हमसे पानी भरावत थी। खांची भर बसना माने बर्तन। ठीक है, बसना माने बर्तन, खांची भर मतलब बहुत ज़्यादा, एक लढ़िया बर्तन, एक खांची भर बर्तन हमसे मजावे। दिनामान मोहिका सतावे, दिन भर, दिनामान मतलब कि पूरा दिन, मोहिका सतावे हमका सतावे। सो मोसे सहा न जाए, कि हमसे ये सहा नहीं जाता। चुंगली करत पियो मोहिका मारे। अगर ई कौनो हमारे जो सवत थी अगर चुंगली कह दी थी हमारे पति से तो पति हमें ही मारत है। काहे नेहिया लगावे कुबरी सवतिया, कि काहे इस तरीके से मोरे पिया संगरे, मतलब किस तरीके से तुम जो है प्रेम में फंसा करके उसको और हमारी चुंगली करके हमको काहे मरवाती, मतलब कि हमेशा जो है डांट खवाती हो हमको, जो है हमेशा डांट खिलाती रहती हो हमसे, हमको जो है मारने के लिए उसको मतलब कि उकसाती रहती हो।
सवतिया डाह की पराकाष्ठा का चित्रण इस बिरहे में कितना स्पष्ट मिलता है। जैसे जारी का कांटा कलेजवा सालय, जारी का कांटा कलेजवा सालय, जस बदरी का घाम, मतलब जैसे बदरी में घाम जौन हुआ थे बहुत चटक हुआ थे। जैसे इस समय मानसून आवा है, पानी देखो बरसा, अब पानी बरसे के बाद में जौन घाम हुए वो उतना ज़्यादा चटक हुए कि उसका एक प्रकार जब लागे तो बहुत कष्ट हुए। तो जारी का कांटा कलेजवा सालय, जस बदरी का घाम, जैसे बदरी घाम इस तरीके से करिए हमार सालत है। सौत का लड़का कन्या सालय, मतलब सौत के जो लड़का है वह दिन पर दिन बड़ा हुआ थे और वह का ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमारे लड़का कम प्रेम करते हैं। ज्यों ज्यों हुए सयान, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है सौत का लड़का, तैसे तैसे हमार और नरक आ रहा है। इस तरीके से एक सौत का एक प्रकार से मार्मिक चित्रण अवध के प्रांतों में प्रायः पहले देखने को मिलता था। आजकल तो दूसरी शादियां नहीं लोग करते हैं, नहीं पहले जो है बड़ी शादियां होती थी और दो दो शादी लोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्राकीर्ण लोक साहित्य से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्राकीर्ण लोक साहित्य से तात्पर्य, वैसे तो लोक साहित्य की समस्त विधाओं पर बिखरी हुई, मिश्रित, फैली हुई, अस्त व्यस्त विशेषण लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लोकगीत हो या लोक गाथा हो, लोक कथा हो या लोक नाट्य हो या लोक कलाएँ हों, ये सभी अंचल विशेष में बिखरी हुई होती हैं। अंचल माने गांव वगैरह के दूर दूर इलाकों में बिखरी हुई होती हैं। साथ ही साथ अंचल से दूसरे अंचल, एक अंचल मतलब एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में इनके अनेक कई पुरानी प्रवृत्तियां घुल मिल जाती हैं, जिससे एक अंचल विशेष की रचना होने के पश्चात भी दूसरी अंचल द्वारा वही सम्मान प्राप्त करती हैं। कुल मिलाकर के मौखिक परंपरा में विद्यमान होने के कारण से इनका स्थान अस्थायी होता है और अस्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रह पाता। कभी कभी क्या होता है कि अस्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रह पाती, इसलिए चूँकि ये एक प्रकार से विशेषताएं लगातार बदलती रहती हैं। केवल मूल कथा स्थायी होने पर कलेवर बदल जाते हैं और इस कारण से संकलन में अनेक पाठ मिलते हैं इसके, ठीक है। और इन अस्त व्यस्त पाठों में मानक पाठ के निर्माण की आवश्यकता होती है, जो कि लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा और लोकनाट्य, ये 4 लोक साहित्य के भाग हैं। इनका अधिक प्रचलन होने से इनके अधिकांश पाठ संकलित हो गए हैं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोकनाट्य के। लेकिन जो प्राकीर्ण साहित्य है ये एक प्रकार से इनसे अलग होता है, ठीक है। ये लोक कथा, लोक नाटक, लोकगीत से अलग होता है, अतः इनका स्वरूप निश्चित होने लगा है, इनका लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्यों का, लेकिन अभी प्राकीर्ण साहित्य का नहीं हुआ है। इसके विपरीत मनुष्य के दैनिक जीवन में अवसर विशेष या बातचीत पर अपने अनुभवों को जो है तकिया कलाम की भांति प्रयोग करने वाली अनेक उक्तियां समाज में प्रचलित हैं, जिनका संकलन नहीं हो सका है। यह संकलन जो है में खास करके कई रूप दिखाई पड़ते हैं, जो अभी भी अस्त व्यस्त रूप से फैले हुए हैं। इनका कोई मानक फिक्स नहीं है। उन्हें लोक साहित्य में फुटकल अथवा प्रकीर्ण साहित्य कहते हैं, जो एक प्रकार से लोक साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि लोक साहित्य में जो 4 उसके हैं, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और लोक नाट्य, इनसे अलग हैं, इनसे भिन्न है, ठीक है। लोकोक्तियाँ हो गई, जैसे लोकोक्ति हो गई, ठीक है। लोकोक्ति, कहावतें, पहेलियाँ, सूक्तियाँ, चुटकुल्ले, मंत्र आदि ऐसी विधाएं हैं जो कि अभी जनमानस में बिखरी हुई हैं। इन्हें भी प्राकीर्ण लोक साहित्य कहा जाता है, इन्हें ही, ठीक है। तो प्राकीर्ण लोक साहित्य जो एक प्रकार से आम जनमानस लोग बातचीत करते समय कहावतें बोलते, पंक्तियाँ बोलते, लोकोक्ति बोलते, यही सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राकीर्ण पहेलियों पर टिप्पणी करें। प्राकीर्ण पहेलियाँ मतलब कि जो ऐसी पहेलियाँ जो कि गांव वगैरह में बोली जाती हैं, उन पहेलियों के बारे में। जो पहेली बुझाई जाती है, आपके गांव वगैरह में बहुत सारे जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं वो एक प्रकार से बुझाते रहते होंगे। तो देखिए, इनमें क्षेत्रीय बोली का पुट रहता है, यानी क्षेत्रीय बोली में सारी चीज़ें होती हैं, जिससे उनके उसी प्रदेश का होना प्रमाणिक होता है। यद्यपि विषय समान ही रहता है, पर शैलीगत भेद ही उनकी विशिष्टता होती है। जैसे पहला आपका एक पहेली है, पहेली को बुझाया जाता है, एक व्यक्ति पूछेगा और दूसरे व्यक्ति को उसका जवाब देना होता है। जैसे कि एक नारी उसके दांत कटीले, कौन सी? एक नारी है, उसके दांत क्या है? एक नारी मान लेते हैं, ऐसे एक नारी, ये अब आरी की बात हो रही है। तो एक नारी, उसके क्या है? दांत जो है वो कटीले हैं। अब आरी पे दांत कटीले होते हैं। पिया ने पकड़े खींच आती है तो आरी, ठीक है। पिया ने पकड़े खींच आती है तो आरी, अब ये क्या है? तो ये आरी है, आरा मतलब जो लकड़ी काटने वाला होता है वो। तो ये पहली एक व्यक्ति बोलेगा, बुझाएगा, तो उसको लोग पूछेंगे तो बताएगा कि भाई हाँ ये आरी होती है, ठीक है। ऐसे दूसरी पंक्तियाँ आप थोड़ा सा देख लें। दूसरी पंक्तियाँ हैं, दूसरी पहेली, राड की राड मटकती जाए, रांड की रांड मटकती जाए, गज का डोरा लटकत जाए। तो ये सुई डोरा होता है, ठीक है। तो राड की राड मटकती जाए, गज का डोरा लटकत जाए, ये सुई डोरा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगली पहेली आप देखेंगे, पहाड़ से आए बगुले, हरी टोपी लाल झगले, 80 गज का जो है घतौरा, 90 गज का डोर। ये क्या होती है? लाल मिर्च होती है।
ऐसे ही आगे देखेंगे, सीता चली बाप के कौन उड़ावे मोर, ये क्या होता है? सीता चली बाप के कौन उड़ावे मोर, ये पतंग इसका मतलब होता है। तो ये पहेलियाँ होती हैं। जैसे कि अगली पहेली है आपकी, अगली पहेली, चाची के दो कान, चाचा के वो दो भी नहीं, चाची चतुर सुजान, चाचा कछु जाने नहीं, ये क्या होता है? कढ़ाई और तावा जो होता है ये होता है। चाची के दो कान मतलब कि कढ़ाई के दो ठू कान होते हैं, ठीक है। चाचा के दो भी नहीं, अब तावा के एको कान नहीं है, एकदम सपरचट है। चाची चतुर सुजान है, कढ़ाई बड़ी चतुर सुजान है, और चाचा कछ जाने नहीं, तावा को कुछ आता पता नहीं। तो क्या है वो कढ़ाई और तावा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही बुझाने बुझौल जो है होता रहता था गाँव वगैरह में। तो यही होता है प्राकीर्ण साहित्य। धौली धरती काला बीज और बोने वाले गाँवे गीत, क्या होता है? धौली धरती काला बीज, और काला बीज मतलब स्याही जो होता है उसी को काला बीज कहते हैं। बोने वाले गाँवे गीत, जो मतलब बोने वाला होता है उगाता है इसको, यानी किताब में लिखी बातें। अगला क्वेश्चन, श्याम बरन द्वारिकावासी पैनाही भगवान, मतलब कि श्याम वर्ण है, श्याम कलर के हैं, द्वारिकावासी है मतलब कि द्वारिका में होता है, और भगवान नहीं है। चिंता हरन सबन की राखत सकल जहान, मतलब ताला जो होता है सबकी चिंता, जैसे घर में ताला लगा दो तो चिंता मुक्त होकर के आप कहीं पर जा सकते हैं, ताला होता है। ऐसे ही पहाड़ से आवे रोडे आतो ही सिर फोड़े, क्या होता है? तो पहाड़ से आवे रोडे मतलब पहाड़ से ही आते हैं अखरोट वगैरह, और आतो ही सिर फोड़े मतलब उसका सिर फोड़ करके उसके बीच की जो चीज़ें होती है उसको खाई जाती है, तो अखरोट होता है। ऐसे अगला, एक जना इवाजना नदी के किनारे चुगता है, सोने की सी चोंच निकाले दम दम पानी पीता है, क्या है? दिया, ठीक है, दिया यानी दीपक। तो ये सब एक प्रकार से सॉरी, ये सब एक प्रकार से पहेलियाँ हैं। ऐसे और एक आध दो पहेलियाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, एक आध दो पहेली अगर उदाहरण के रूप में लिख पाएँ तो अच्छा है। एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, और बिना पैरों के उड़ गया बांध गले में सूत, ये क्या है? पतंग ही है, बिना पैरों की पतंग ही उड़ती है। हंसी की हंसी ठिठोली और मर्द की पीठ लुगाई ने खोली, ये क्या है? ताली, ठीक है। तो ये भी आप देखें, ऐसे लोग पूछेंगे, थोड़ा सा ये दिखने में थोड़ा सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ताली होता है। ऐसे ही देखेंगे, सोने की वो चीज़ कहावे दाल भात के मोल बिकावे, और बुरज लगे हैं उसमें चार, और बुरज पहरेदार, क्या होता है? ये खाट होती है, खटिया जिसको बोलते हैं गांव में। तो ये सब एक प्रकार से पहेलियां हैं, जो कि एक प्रकार से आप अगर इन पहेलियों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आसानी से आप कर पाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अमीर खुसरो की जो कुछ पहेलियाँ उनके बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो जो है पहेलियों के लिए जाने जाते हैं बेसिकली। अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत सारी हैं। अमीर खुसरो ने कदाचित लोक के प्रभाव में ही पहेलियों की रचना की। लोक प्रचलित और साहित्यिक खुसरो दोनों ही प्रकार की पहेलियों की रचना करते हैं, और बिल्कुल एक ही रूप में दोनों मिलती हैं। हालांकि इनकी लोक साहित्य में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस प्रकार की पहेलियाँ बनाने की प्रथा आरंभ की। इसमें पहले संस्कृत साहित्य में पहेलियाँ गौड़ रूप में प्रहेलिका के नाम से मिलती थीं। अमीर खुसरो ने बच्चों के लिए दो प्रकार की पहेलियाँ लिखी हैं। पहली है बूझ पहेली, जिसको अंतरलिपिका कहते हैं। अंतरलिपिका दो पहेलियाँ होती हैं जिनका उत्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहेली में ही दिया जाता है, यानी कि जो पहेलियाँ पहले से ही बूझी गई हों। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ऐसी पहेलियाँ, जैसे पहली पहेली है, गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम, गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वह तो ज़मीन पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बूझे अकिल का खोटा। अब देखो, यानी कि उसमें शब्द का प्रयोग आ जाता है, जैसे लोटा शब्द आ गया। अब ये लोटा ही होता है, यानी कि गोल है, मटोल है, छोटा मोटा है, हरदम वह तो ज़मीन पर लोटा रहता है, लोटा हमेशा, तो लोटा ही है। खुसरो कहे नहीं है झूठा, झूठा नहीं, खुसरो झूठा नहीं बोल रहे हैं। जो बूझे अकिल का, मतलब कि खुसरो हमेशा सत्य कहते हैं, खुसरो झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो अगर इसको नहीं बूझ पाता है वो एकदम से अकिल का खोटा है, उसके पास थोड़ी भी अकिल नहीं है। ये क्या है? लोटा, उत्तर इसका लोटा, ये लोटा उसमें छिपा हुआ है। यहाँ पहली पंक्ति का आखिरी शब्द ही पहेली का उत्तर है, जो पहेली में ही कहीं भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है, पूरी पहेली में कहीं पर भी इसका उत्तर हो सकता है। इन पहेलियों का उत्तर पहेलिकाओं या पहेलियों में ही होता है। खुसरो की बूझ पहेलियों के भी दो वर्ग बनाए जा सकते हैं। कुछ में तो ऊपर एक ही शब्द में रहता है, जैसा कि हम ऊपर मतलब कि देखे हैं। दूसरी पहेली में कभी कभी उत्तर के लिए दो शब्दों का मिलना मतलब मिलाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देखें कि श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, और दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। मतलब एक प्रकार से अब देखें,
आ और री, यहाँ पर दो शब्द हैं। आ तू, तू आ रही मतलब श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचें और कहे तू आरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आ और री दो शब्द मिलकर के क्या बने हैं, आरी बने हैं। तो आरी जो है यहाँ पर दूसरी पंक्ति के आखिरी शब्द में आप देखें हैं, तो आरी इसका उत्तर है। ऐसे ही अगली पंक्तियाँ देखेंगे। हाड़ की देही उज्ज रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी के ना खून किया, बाका सर काट लिया। तो ये क्या है, अब ना खून किया यानी कि इसमें ना और खून मिलाकर के क्या बना, नाखून। तो हाड़ की देही उज्जर रंग होता है, हाड़ की एक प्रकार से हड्डी की एक प्रकार से जैसा होता है, लिपटा रहे नारी के संग। ठीक है, चोरी की नाखून मतलब चोरी की नाखून किया, वाका सर काट दिया मतलब कि ना चोरी किया है ना कोई खून किया है, फिर भी लोग उसको काट देते हैं, तो क्या है, नाखून ही है। ऐसे ही आगे देखें, अगली पहेलियाँ हैं। अगली पहेली है, बाला था जब सबको भाया, और बड़ा हुआ कुछ ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। तो ये दिया ही होता है, ठीक है, दीपक। ठीक है, ये एक प्रकार से दिया इसमें आ गया। तो इस तरीके से ऐसे ही अगला, नारी से तू नर भई, और श्याम बरन भई सोए, और गली गली कूकत फिरी, कोयलो लोए। तो ये कोयल ही होती है। ठीक है, इसके अलावा अगला है, एक नार तरवर से उतरी, सर पर वाके पाँव, और ऐसी नार कुनार को मैं न देखन जाऊँ। तो इसमें ये मैना होती है। ठीक है, मैना के लिए पहेली है, यानी तोता मैना की जो किस्सा होता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही खुसरो की अनेक पहेलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनमें से 2-3-4 पहेली को ध्यान रख लीजिएगा। जैसे सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, और अमीर खुसरो यूँ कहें तो बूझ पहेली मोरी। अब मोरी मतलब कि एक नाली जो होती है उसी को मोरी कहा जाता है। तो सावन भादो बहुत चलत है, सावन भादो में चूँकि बारिश होती है तो इस दौरान, और माघ में थोड़ी, माघ महीने में क्या होता है, माघ में ठंडी पड़ती है, माघ पूस में, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती, तो माघ महीने में थोड़ा कम बहती है नाली। अमीर खुसरो यूँ कहें कि बूझ पहेली मोरी, मतलब मोरी का मतलब नाली ही होता है, तो नाली यहाँ पर इसका अर्थ है। प्रश्न अगला, बिन बूझ पहेली अथवा बहिर्लिपिका, ये अंतर्लिपिका पहेलियों के उदाहरण भी आप देख रहे थे जिनमें उत्तर दिया रहता है। अब बहिर्लिपिका पहेली मतलब जिसमें उत्तर लिखा नहीं होता है। बिन बूझ पहेली या बहिर्लिपिका, इसका उत्तर पहेली से बाहर होता है, मतलब पहेली में इसका उत्तर नहीं दिया जाता। जैसे कि पहेली देखें, पहली पहेली, एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, जीवन की आस न राखे। तो ये तलवार होती है। ठीक है, तलवार के लिए प्रयोग किया गया है ये पंक्तियाँ। इसके अलावा, एक जानवर रंग रंगीला, बिन मारे वह रोवे, और उसके सिर पर 3 तिलाके, बिन बताए सोवे। ये होता है मोर। एक जानवर रंग रंगीला, यही मोर ही होता है। बिन मारे वह रोवे, बिना मारे वो सुबह सुबह आप देखते हैं शाम को चिल्लाता रहता है। उसके सिर पर 3 तिलाके, 3 ठू तिलक ऐसे ऊपर निकला रहता है मोर के, और बिना बताए सोवे। मोर ही ऐसा पक्षी है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे पहेली आपकी आ चुकी है। पहेली है कि चाम मांस वाके नहीं नेक, चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ मांस के में वाके छेद। चाम मांस वाके नहीं नेक मतलब कि चाम और मांस उसके नेक नहीं है, हाड़ मांस वाके छेद नहीं है। मोहि अचंभो आवत ऐसे, बा में जीव बसत है कैसे, मतलब उसमें ना तो हाड़ मांस के छेद है ना चाम मांस उसके है, फिर भी उसमें जीव रहता है, तो पिंजड़े में ही ऐसा हो सकता है, पिंजड़ा। ठीक है, ऐसे ही श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। तो ये भौं होता है। भौं मतलब क्या होता है, आँख की जो भौं होती है उसी को बोलते हैं। श्याम बरन की है एक नारी, श्याम बरन की है भौं। ठीक है, माथे ऊपर लागे प्यारी, माथ के ऊपर यहाँ पर प्यारी लगती है ये। जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। ठीक है, अगर इस अर्थ को आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, भौं। तो भौं माने कि भौं बोले तो यानी कि कुत्ते की आवाज़ भौं, कुत्ता भौं जैसे बोलता है। तो ये पहेली, तो इस तरीके से पहेलियाँ ये लोग अमीर खुसरो की पहेलियाँ और गाँव वगैरह में इस प्रकार की पहेली बहुत सारी बुझाई जाती थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, कुछ प्रसिद्ध मुहावरों के वाक्य बनाइए। देखिए, अंग संबंधी मुहावरे कुछ हैं। ठीक है, अंग संबंधी मुहावरों में आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चले जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अंग संबंधी मुहावरों में यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको। जैसे अंग संबंधी मुहावरों में, अंग अंग टूटना, बदन में बहुत तेज दर्द होना, इस ज्वर ने मतलब बुखार ने तो मेरा अंग अंग तोड़ करके रख दिया, ये वाक्य प्रयोग है।
तो ये आप सभी जब मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो वाक्य उसका पहले अर्थ लिखेंगे। तो ये अर्थ है, ये उसका वाक्य प्रयोग है। किसने? ज्वर ने, यानी कि बुखार ने मेरा अंग अंग तोड़कर रख दिया। दूसरा बात, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, तुम्हारे साथ कल चलूँगा, आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रयोग करा जाता है इसका। अकल संबंधी मुहावरे बहुत सारे होते हैं। अकल संबंधी मुहावरों में जैसे कि अकल का दुश्मन, यानी अकल का दुश्मन मतलब होता है मूर्ख। वह तो निरा अकल का दुश्मन निकला, निरा मतलब कि बहुत ज़्यादा। ठीक है। दूसरी बात, अकल के घोड़े दौड़ना, यानी तरह तरह के विचार दिमाग में आना या करना। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अकल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं वे अणुबम बना पाए। ठीक है, तो ये वाक्य प्रयोग है उसका। अगले टाइप के मुहावरों में जैसे आँख संबंधी मुहावरे तमाम सारे हैं। जैसे कि आँख दिखाना, गुस्से से देखने को आँख दिखाना कहते हैं। जो हमें आँख दिखाएगा हम उसकी आँखें निकाल लेंगे, आँखें फोड़ देंगे। ठीक है, ये आप वाक्य प्रयोग इसका कर सकते हैं। इसके अलावा आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये मुहावरे का अर्थ हुआ। ठीक है, शिवाजी मुगल पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक करके बंदीगृह से बाहर निकल गए थे, तो इसका वाक्य प्रयोग ये हो गया। तो इस तरीके से ये मुहावरों का वाक्य प्रयोग होता है। तीसरा है आँख मारना। आँख मारने का मतलब होता है, अर्थ होता है इशारा करना। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के। गवाह मेरे भाई का मित्र निकला, उसने उसे आँख मारी, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध गवाही दे देता। तो आँख मारने कहते हैं ना कि ऐसे दाब देते हैं आँख, अरे शांत रहो तू, इस तरीके से। तो आँख मार करके कभी कभी इशारा करके आपको छिपा सकते हैं। आँख चुराना का मतलब क्या होता है? छिपना। आजकल वह मुझसे आँखें चुराता है या चुराता फिरता है। ठीक है, आँख ना मिलाना या आँख चुराना। आँख तरसना मतलब कि देखने की लालायित होना, देखने के लिए। तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आँखें तरस गईं, तो इस तरीके से आँखें तरसना बोलते हैं कि आँखें तरस गईं। ठीक है, तो गुलरी फूल होगी, गुलरी तुम गुलर के फूल होना, ये भी एक मुहावरा है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियाँ, कुछ पहेलियाँ थीं जो कि मैंने इससे पहले आपको नहीं बताई थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेटर हो, इसीलिए मैंने आज ये बता दिया। तो कल आपकी परीक्षा में हो सकता है यहाँ से, हो सकता है क्या, लगभग यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे जो कि आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।